नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल सुना रहा हूँ, चांदनी बेगम। आज इसकी 13वीं किस्त और इस चैप्टर का उन्वान है कसरे शीरी। कसरे शीरी। परवेज एंड फरहाद आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डर्स के सीनियर पार्टनर परवेज मिर्जा उर्फ पिंकी मियाँ अपने जूनियर शरीक-ए-कार फरहाद ढोंडी उर्फ फल्ली के कदीम 2 मंजिला शीरी कासल में ऐवान नशिस्त के कालीन पर एक नक्शा फैलाए बैठे थे और सोच रहे थे कि मौजूदा हाई राइज इमारत रोज हाउस में गुलाब का मोटिफ किस अंदाज से शामिल करें। फितरत है, इंस्पिरेशन हासिल करने की खातिर उन्होंने खुले दरवाजे के बाहर नजर दौड़ाई तो महज कुत्ता परी की मुन्नी सी कब्र दिखलाई पड़ी। उस पर एक बदतमीज बदजौक कौवा आन बैठा था और फ्रेंच पूडल फीफी का परदार मरमरी मुजस्समा दुरंटे की झाड़ी में छुप गया था। फीफी उन फ्रांसीसियों की यादगार थी जो गदर से पहले यहां रहते थे, मूर्खबाजी के शायक हो चुके थे, लेकिन वतन की चाहत में अपनी रिहाइशगाह को शातू मार्गो पुकारते थे। अवाम ने शातू मार्गो छत्ता फिरंगी कर दिया था और फीफी का परदार मुजस्समा कुत्ता परी अंग्रेजी होते ही कुत्ता परी वाली कोठी में मखबच्चे आन बसे जो चलते फिरते शाहनामा फिरदौसी थे। नरीमान, जाल, नौशेरवा, रुस्तम, ये दयानतदार और मुस्तैद बाजा फरोश जूसी फ्रेंच स्टाइल की शातू मार्गों पर बहुत नाज़ात हैं, लेकिन जब नौशेरवा ढोंडी की कथखुदाई पाली हिल बम्बई की एक बेरोनेट की बेटी शीरी बाई से हुई, उन्होंने कोठी अपनी बीवी के नाम लिख दी और अंग्रेजी में शीरी कासल और उर्दू में कसरे शीरी की मरमरी तख्ती फाटक पर नस्ब कर दी। वो तख्ती अब इश्क पेचा की बेल में पोशीदा थी और किसी ने उसके नीचे कोयले से हिंदी में शीरी कासिल घसीट दिया था। आज ये कुनबा महज 3 नफूस पर मुश्तमिल था। मानिक भाई, फ्रामरोज, महनाज। लिहाजा बालाई मंजिल पर फ्रांसीसियों के कार्ड रूम में परवेज एंड फरहाद का दफ्तर कायम कर लिया गया था। उस वक्त उन दोनों ने नीचे ड्राइंग रूम के 24 फर्श पर अपना ब्लूप्रिंट फैला रखा था और उसमें मुनमहिक पिंकी मियाँ बेखबर थे कि 27 साल कबल ऐसी ही बिल्लोरी सहपहर 3 कटोरी हाउस के सहन में उधम मचाते हुए उन्होंने चांदनी बेगम की ऐनक न तोड़ी होती तो आज वो शेख ताहिर अली सरोश फील फरोश की नई मिल्कियत रेड रोज गार्डन की जमीन पर कंक्रीट, फौलाद और ग्लास का 10 मंजिला
रोज हाउस प्लान करने में मसरूफ ना होते। मुकद्दर पिंकी और फली के अलावा उस वक्त दीवान खाने में और कई अफराद जमा थे जिनका कोई ताल्लुक फन तामीर से न था। पिंकी के खालाजाद भाई डिंकी, जो कासनी शलवार कमीज के कौमी लिबास में मलबूस थे और बाकी सबसे ज़रा मुख्तलिफ नज़र आते थे, वो दूसरे गैर मुल्की मेहमान यानी फली के अमेरिकन पासपोर्ट वाले मामू मिस्टर केकी लाल काका से बातें कर रहे थे। पिंकी की छोटी बहन आमिना एक रॉकिंग चेयर पर बैठी स्वेटर बुनने में मसरूफ थी। क्लोपेट्रा काउच पर उनकी खाला सफिया सुल्तान मिसेस मानिक बाई ढूंढी वालिदा फली से धनसाक बनाने की तरकीब पूछ रही थी, मगर जहन नशीन न कर पाई थी। रुस्तम जी नौशेरवा जी दादा भाई ढोंडी का इकलौता फर्जंद फ्रामरोज अल मौसूम व फली शेरवुड नैनीताल से लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक पिंकी मियाँ का हमसबक रहा था। आबाई पेशे मैं फरोशी तर्क करके फ़न तामीर की तरफ राग़िब हुआ पिंकी के साथ इस इल्म की आला असनाद हासिल करके वतन लौटा और गुज़िश्ता चंद बरसों के अंदर अंदर शहर के नंबर 1 इमारत साज मोहम्मद मारूफ बिल्डर्स के बाद उनकी फर्म का नंबर आ चुका था। 3 कटोरी हाउस की बालाई मंजिल पर सफिया सुल्ताना का सेंट सूफिया कॉन्वेंट, ग्राउंड फ्लोर पर विकी मियाँ अपनी मौजूदा बेगम जो इलायची खानम आतोजी मरहुमा की नवासी थी और 4 बच्चों के साथ सुकूनत पजीर पिंकी की बैरिस्टर बहन शहरा का दफ्तर भी उसी मकान में। चुनांचे पिंकी ने लखोदक श्री कासल को अपना कारोबारी दफ्तर बना रखा था और मौजूदा रोज हाउस में एक मंजिल अपनी फर्म के लिए मखसूस करने वाले थे। परवेज एंड फरहाद कसर शीरी, सुभान अल्लाह। डिंकी ने अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में छपे लेटर पैड की उर्दू इबारत पर नजर डालकर दाद दी। यह हमारी दिल बहार बुआ का आइडिया था। फली ने नक्शे पर से सर उठाकर बतलाया। कहने लगी, मिर्जा एंड ढोंडी भोंडा लगता है, कसरे शीरी में फरहाद होना चाहिए। दिल बहार बुआ दास्तानों की तहजीब की परवरदा हैं। पिंकी ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। हमने शैला अप्पी से कहा फली के नाम में फरहाद का कानूनी तौर पर इजाफा करवा दें, लिहाजा मौसूफ मलका विक्टोरिया के किसी रॉयल यूरोपियन परनवासे की तरह 1 गज लंबे इसमें गिरामी के मालिक हैं। फरहाद, फरामरोज, रुस्तम जी, दीन यार ढूंढी। फर्म परवेज एंड फरहाद रजिस्टर हुई। अहले ज़ौक़ सर धुनते हैं। इस शहर में अब कितने अहले ज़ौक़ बाकी हैं? डिंकी ने तंजन दरियाफ्त किया। तुम्हें ताज्जुब होगा कि बेशुमार। किसी सब्जी फरोश या रिक्शा वाले से बात करके देख लो। यहाँ के आवाम की तमीज़दारी और बजला संजी तो अब भी मिसाल के तौर पर पेश की जाती है। पिंकी को अब जोश आ चुका था। हमें तो सिराज और सादिक भी याद है। शाम को नखास के एक चाय खाने में बैठते थे। उनके गिर्द भीड़ लग जाती। पढ़े लिखे अपने अदबी मसाइल लेकर उनके पास पहुंचते। विक्की मामू
उसी जमाने में जरा मजनू हो गए थे। एक बार हमें भी अपने साथ ले गए। हजरत सिराज से एक शेर के मुतालिक दरियाफ्त किया। किसका है? तेज रखियो सर हर खार को है दश्त जुनू, तेज रखियो सर हर खार को है दश्त जुनू, शायद आ जाए कोई आबला पा मेरे बाद। उन्होंने फरमाया ये शेर अलावा मीर के और किसी का हो ही नहीं सकता। मोहल्ले मोहल्ले अंजुमने बहार अदब के मुशायरे, आवाम रात के खाने के बाद पान वालों की दुकानों पर जमा हो जाते। कबड़िए, जरदोज, मिस्त्री, ज्यादातर नखानदा। तय होता आज गुल के मजमून पर शेर सुनाए जाएं, आज कफस पर, और वो एक से एक शेर बेतकान सुनाते चले जाते। अपनी बात करो, तुमको तो उर्दू पढ़नी भी नहीं आती। डिंकी ने फिर चोट की। यकलख्त पिंकी का चेहरा उतर गया। हाँ, अब हमें भी इन अनपढ़ कबड़ियों का ऐसा ही समझो, उन्होंने तासुब से जवाब दिया। मगर डिंकी, तुम कितनी उर्दू पढ़ते हो? कम्युनल प्रॉब्लम, कम्युनल प्रॉब्लम, फल्ली ने कहा। हिंदी बेल्ट की मुसीबत है। साउथ में हालात मुख्तलिफ हैं। साउथ इंडियन लोग निस्बतन प्रोग्रेसिव हैं। वो हमें इन झमेलों में गिरफ्तार देखकर मुताज्जिब होते हैं। डिंकी, चांदनी बाजी याद है? आमीना ने पूछा। हाँ, गोरी गोरी नेपाली सी लगती थी, हर वक्त अम्मी के कपड़े सीती रहती थी, बल्कि अम्मी उनको अपने साथ फिरोजा की आया बनाकर अमेरिका भी ले जाने वाली थी। तुम लोगों की रवानगी के चंद रोज बाद हमारी अम्मी ने उनसे कहा कि पिंकी को उर्दू पढ़ा दें। उनको अपनी शरारतों से फुर्सत नहीं थी। वो गरीब भी जल के खाक हुई। न रेड रोज में आग लगती, न पिंकी आज ये नक्शाबाजी करते। सफिया ने ब्लूप्रिंट की तरफ इशारा करके पहली बार बात की और बड़ी हौलनाक आवाज में पिंकी दोबारा नीले कागज पर झुक गए। कमरे में अजीब सी निजामत आमेज खामोशी छा गई। छोटी खाला को देखकर मिसेस अब्दुल कादिर की कहानियां याद आती हैं। लाशों का शहर और दूसरे हैबतनाक अफसाने और मौत का राग और काउंट इलियास की मौत, अज मिस हिजाब इस्माइल। आमीना ने डिंकी से सरगोशी की। वो कौन थी? लड़की ने चुपके से पूछा। सॉरी, वो कौन थी? डिंकी ने चुपके से पूछा। कौन? मिसेस अब्दुल कादिर और मिस हिजाब इस्माइल। ओ, डिंकी डिंकी। लेकिन हमें छोटी खाला के लिए ऐसे मॉर्बिड हवाले नहीं देने चाहिए। बतौर प्रायश्चित वो उठकर सफिया के करीब जा बैठी। डिंकी ने सर पीछे डालकर कमरे का जायजा लिया। वो शीरी कासल के उस ड्राइंग रूम में बहुत मुद्दत बाद खुद को मौजूद पा रहे थे और जज्बातियत में मुब्तला होने के बजाय हैरान थे कि जब वो लड़कपन में अपनी वालिदा परवीन सुल्ताना के हमरा पाकिस्तान से अपने नाना नानी के यहाँ आते थे और अपनी बड़ी खाला जरीना सुल्तान की औलाद शहला, पिंकी और आमिना के साथ कसरे शीरी आकर फल्ली और महनाज के साथ खेला करते थे, उस वक्त से लेकर आज तक इस मकान की किसी चीज में
कोई फर्क ना आया था। आतिशदान के ऊपर शीरीबाई ढोंडी और रोडाबाई इंजीनियर की तस्वीर उसी जाविये से रखी हुई थी। दीवार पर नौजवान इम्परातोर ईरान अभी तक मलके सुरैया के साथ ही जलवागर थे। वहां फरादीबा आई और चली भी गई। खुद आर्य महर तख्त ताउस से उतरे और अपने फर्जी अजदाद के काउस और जमशेद से जा मिले। डिंकी ने रश किया, मानिक भाई किस कदर वफादार हैं। वफादारी बशर्ते उस्तुवारी। खुद मानिक भाई बूढ़ी नहीं लगती। उनका वली अहद हुमायूं फरामरोज उर्फ फली अलबत्ता गंजा हो चला था। इसी तौर पर डिंकी मियाँ ने नोटिस किया था कि उनकी ननिहाल 3 कटोरी हाउस के हम्मामों में कलईदार तांबे के आब गर्मा हनूज मौजूद थे और तोशाखाने में गोटे किनारी वाले चोरीदार शलवार के और गर्रासुआ पैजामे और अंगरखे और जामादार की अचकने। कल ही डिंकी मियाँ ने अपनी बड़ी खाला जरीना से तजवीज़ किया था कि इस किस्म का सामान बतौर नादिरात अगर फरोख्त कर दें तो उनको कितना मुनाफा होगा। उस पर वो मखदूमा बेहद नाराज हुई थी। मिसेस मानिक बाई ढोंडी दिल बहार बुआ पुकारती अंदर गई। वो बेशतर पारसियों और बोरों की मानिंद वाव को दाल और ते को टे के तलफ़ुज़ से अदा करती थी। उनकी औलाद का न सिर्फ शीन काफ बल्कि ते भी दुरुस्त था। डिंकी ने मटरलाल काका से इजाजत लेकर एक सिगरेट सुलगाया। दूसरा अपना छोटी खाला को पेश किया। उन्होंने बुरा मानकर सर हिलाया। मिसेस ढोंडी वापस आई। आप लोग सबके सब बिल्कुल नहीं बदले, डिंकी ने इज़हार ख्याल किया। और हम ये हैरत होना नहीं खत्म कर सकता कि तुम कितना बदल गया। मिसेस ढोंडी ने कहा, इस ड्रेस में एकदम काबुली वाला दिखाई पड़ता। ओ नो मम्मी। फली ने प्लान पर से सर उठाकर डिंकी को माजरत खा अंदाज से देखा। डिंकी ने झुंझलाहट जब्त करके जरा मुशफ़क़ाना अंदाज में पिंकी से कहा, तुम्हारी इस फर्म की कामयाबी देखकर बहुत खुशी हुई। अपनी छोटी खाला सफिया की तरफ मुतवज्जह हुए। वो हस्ब मामूल अब वहां नहीं थी, कहीं और थी। सफिया सुल्ताना ने फली की दादी शीरी बाई और फूफी रूदाबा की तस्वीर पर नजर जमा रखी थी। एक नौ उम्र हसीन पार्सन अल्बर्ट फैशन बाल बनाए उसी कमरे के एक सुतून के पास बड़ी नज़ाकत से इस्तादा थी। दूसरी नौ उम्र हसीन पार्सन पफ फैशन जुल्फें सवारे गाउन पहने उसी क्लियोपेट्रा काउच पर नीम दराज थी। उसके बारे में मिसेस ढोंडी ने हमेशा बतलाया था कि मुसव्विर डेविड की मादाम री केमियर वाली मशहूर पेंटिंग को सामने रखकर हजरतगंज के एक अंग्रेज फोटोग्राफर ने 1936 में उनकी लेट सिस्टर इन लॉ
रोडाबाई का यह फोटो निकाला था। शीरीबाई, रोडाबाई मेंटल पीस से उतरकर उस क्लियोपेट्रा काउच पर वापस आ जाओ, फिर वापस चली जाओ। मानिकबाई के ख्याल में इस नौ की आमोदरफ्त कुछ मुश्किल बात नहीं। वो मालाबार हिल बम्बई के एक मशहूर पारसी थियोसोफिस्ट खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनकी नानी तहमीना बाई सरवीन शाह पेटिट की थियोसोफिस्ट साहबजादी रतीबाई से वाकिफ थी। मिसेस ढोंडी तो अब अक्सर पारसियों की तरह बहुत ही ज़्यादा हमादस्त वाली बन गई थी। शिरडी के साईं बाबा और पूना के मेहर बाबा से लेकर तमाम खुदायाने आलम से लौ लगाए रहती थीं। बालागंज के बाबा नीम चमेली की भगत थी, जिनके मानने वालों का कहना था कि वो 120 बरस के हो चुके थे, मगर 50 के दिखलाई पड़ते थे और बरगद की शाख पर कुटी बनाकर उसमें रहते थे। तो आज इतना ही। कल फिर आऊँगा, 13वीं किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।